नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल IT सॉल्यूशन में। मैं जयचंद्र झा आज आपसे बात करने वाला हूं म्यूचुअल फंड के बारे में। आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, हमें क्यों इन्वेस्ट करनी चाहिए और ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड के नाम आते ही लोग सोचते हैं ये तो शेयर मार्केट टाइप में कोई इन्वेस्टमेंट है, शायद इसमें मेरा पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। ये इसलिए क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है और इसी जानकारी को इसी मैसेज को फैलाने के लिए आप एक बिगिनर के तौर पे जितनी भी आपको जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में, आपको इन्वेस्टमेंट करने के वक्त जिन जिन जानकारियों की ज़रूरत होगी, मैं प्रयास कर रहा हूँ उन सब जानकारियों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं प्रयास करूंगा ये सारी जानकारी आप तक आ जाए और अगर कल आप आगे इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है। आज आपने शायद देखा होगा, अब तो एमफी ने ऐड करना चालू कर दिया है, म्यूचुअल फंड है तो सही है। शायद आपने ढेर सारे ऐड टीवी पे भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो यानी एमपी और गवर्नमेंट भी चाहती है लोगों में अवेयरनेस फैले, लोगों में अवेयरनेस इसके बारे में जाने। बेसिकली हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो आप जैसे कि जानते हैं जो भी आज के डेट में, जैसे अगर 5 to 6% के आसपास में इंटरेस्ट रेट है और 5% के आसपास इन्फ्लेशन है, तो अगर एक्चुअल में देखें जो आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअल में आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है। आपको पैसे को ग्रो करने के लिए इन्फ्लेशन को बीट करना होगा। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सके, यानी 5 से 6% से अबव रिटर्न दे आपको। तो आप कहीं भी जाते हैं, बैंक एफडी में जाइए, आप पीएफ में जाइए, ईपीएफ में जाइए, पोस्ट ऑफिस में, इवन इंश्योरेंस की पॉलिसी में आप 5, 6 से 7% के आसपास में रिटर्न आप पाते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हम चाहते हैं जिसमें मुझे इस इन्फ्लेशन को बीट करके एक्चुअल में मुझे कुछ रिटर्न मिले, तो उसके लिए हमें म्यूचुअल फंड में जाना होगा। और ये आज के डेट में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको इससे अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके पास मार्केट की एक्सपर्टाइज है, आपको मार्केट की समझ है, स्टॉक पिकिंग की नॉलेज आपके पास है, बैलेंस शीट को आप जानते हैं, मार्केट की फंडामेंटल लीड नॉलेज आपको है, तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में जा करके ट्रेडिंग करके आप कर सकते हैं। फिर आपको म्यूचुअल फंड की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। म्यूचुअल फंड बेसिकली आपको उतनी नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, हम आप जैसे ढेर सारे लोगों से एक उनकी जो ब्रांड वैल्यू होती है, सपोज कीजिए एसबीआई एएमसी, एक एसबीआई स्टेट बैंक की होती है, एसबीआई एएमसी, उनकी एक ब्रांड वैल्यू, एक इमेज है। उनके बिहाफ पे हम आप जैसे सपोज कीजिए 1 लाख लोगों ने 1-1 रुपया करके जमा किया, तो उनके पास 1 लाख रुपया हो गया। अब 1 लाख रुपए को अगर सपोज कीजिए इंडिविजुअल किसी के पास होता तो 3 से 4 या 10 स्टॉक आप ले सकते थे। हो सकता है वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म ना करे, आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने ये पैसा अपने एएमसी को दिया है और एएमसी इस पैसे को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर अपॉइंट करता है जिसको फंड मैनेजर कहते हैं, और वो एमसी इस फंड मैनेज करने के लिए हमसे कुछ चार्ज लेती है जिसको एएमसी चार्ज, या इसको अगर एमएफ की भाषा में बोला जाए तो एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। वो हमारा 1 से 1.5% के आसपास होता है। जिस फंड का एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा वो हमारे लिए उतना बेटर है। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको, अगर आपके पास मार्केट की एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है, स्टॉक पिकिंग की है, तो आप डायरेक्ट मार्केट में भी कर सकते हैं। लेकिन वो नॉलेज आपके पास नहीं है,
आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड का रूट से आप जा सकते हैं, जहां पे 1 लाख रुपए में ये एएमसी का फंड मैनेजर 10 तरह के फंड में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। दैट मीन्स जैसे वो 1 ही लाख में रियल एस्टेट का स्टॉक भी ले सकता है, गोल्ड का भी ले सकता है, आईटी फर्म का भी ले सकता है, पेट्रोकेमिकल का भी ले सकता है, बैंकिंग का भी ले सकता है। तो यानी ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देता है। बाय द वे मार्केट कभी वॉलेटाइल होती है तो सपोज कीजिए 2 सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन जो बैलेंस सेक्टर है वो परफॉर्म करते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो आपका, तो वर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपने 6 से 7 साल तक अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो भी आपका बेकार से बेकार फंड की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका टेन्योर 6 से 7 साल है तो आप ये मान के चलिए जो भी आपका डेट इंस्ट्रूमेंट था, दैट मीन्स जैसे बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस, एनएससी, इससे वो बेटर रिटर्न आपको देगा। और अगर आपका फंड सिलेक्शन अच्छा हुआ, आपने अच्छे फंड में लगाया है, तो वो रिटर्न आपको अनबिलीवेबल, आप इमेज नहीं। जैसा कि मैं बता रहा था, अगर आपको डेट इंस्ट्रूमेंट से या इन्फ्लेशन को बीट करने वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो जैसा मैं बता रहा था आपको, या तो आप स्टॉक में जाइए और नहीं तो आप म्यूचुअल फंड के रूट जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट की सर्विस मिलेगी। आपको कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। आप जो भी मैंडेट है, अगर एसआईपी के थ्रू जाना चाहते हैं, एक बैंक मैंडेट होता है, आप अपने मंथली बैंक अकाउंट से फिक्स कर दीजिए 2000, 4000, 5000 या लमसम अमाउंट आपके बैंक से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। आपको कोई उसको जरूरत करने की नहीं है। एएमसी का जो फंड मैनेजर होगा, ये उसका काम है कब किस स्टॉक को सेल किया जाए, कब किस स्टॉक को परचेज किया जाए। और आपने सपोज कीजिए जैसे आपने 1 लाख रुपया लगाया, तो आपके उसके करस्पॉन्डिंग उसकी यूनिट मिलती है, जिसको बोलते हैं हम एनएवी बोलते हैं। एक एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होती है, और जो रिटर्न वो फंड जनरेट करता है आपको यूनिट के हिसाब से, अगर आपका 10 यूनिट है और 10 यूनिट के हिसाब से जितना एक यूनिट ने प्रॉफिट किया, तो 10 यूनिट के हिसाब से जितना भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपके फंड में शो होगा, आपको दिखाई देगा। सपोज कीजिए एक फंड मैनेजर को मैंने या आपने एक उसका बैलेंस एडवांटेज फंड है, एक बिगिनर के तौर पे हमारे लिए बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छा माना जाता है। इसलिए अच्छा माना जाता है, उसकी बैलेंस फंड की कुछ 40 to 50%, 30 to 40% हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको सिंपल भाषा में आप बैंक एफडी समझ लीजिए, और 40 to 60% हम उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं, इसीलिए बैप बोलते हैं। ये आज के डेट में बहुत ही अच्छा जो स्टार्टिंग के लिए माना जाता है। तो ये हम फंड मैनेजर को एक मैंडेट देते हैं, जो आप इस हिसाब से फंड को मैनेज करें। वो मैंडेट पहले ही क्लियर होता है। इसमें भी होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज इंडेड, एक ओपन इंडेड। ओपन इंडेड में ये डिपेंड करता है, क्लाइंट पे डिपेंड करता है, कस्टमर पे डिपेंड करता है। जो आपने जो पैसा लगा आप पे, आपको अगर फंड की जरूरत है लेकिन मार्केट अगर गिरी हुई है और आपने फंड को रिडीम किया, तो फंड मैनेजर को स्टॉक को सेल करके आपको पैसा देना होगा। जबकि जो फंड मैनेजर जो एक्सपर्टाइज होता है, जो जिनको इनकी नॉलेज होती है, उनको पता है जो मार्केट अगर गिरी हुई है तो हमें फंड खरीदना है। लेकिन आप अगर ओपन इंडेड का यही कॉन्सेप्ट होता है, आपने अगर कॉल किया, आपने अगर रिडीम किया तो आपको पैसे देंगे। तो इसके लिए एक होता है क्लोज इंडेड फंड होता है। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और जिसमें मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। अब मैं जैसे कि बात कर रहा था म्यूचुअल फंड में, शायद मुझे लगता है म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा लोग एसआईपी को जानते हैं। आखिर एसआईपी होता क्या है, मैं एसआईपी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। लेकिन मैं जैसे कि बता रहा था, आपको एक
गोल प्लानिंग करके चलनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ग्रीड में आकर के, जैसे अगर उनका फंड कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ कर गया तो लोग रिडीम करवा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और किसी काम में लगा लेते हैं, लेकिन ये उसका सही तरीका नहीं है। आपको गोल प्लान बेसिस गोल करनी चाहिए। सपोज कीजिए आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनको हायर एजुकेशन के लिए आपने ये एक एस्टिमेट किया, मुझे उस टाइम में 50 लाख चाहिए या 25 लाख चाहिए, जो भी आपने टारगेट अमाउंट किया, आपके जो फाइनेंशियल प्लानर है, ये आपके जो एडवाइजर हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करके बताएंगे अगर आपको ये अमाउंट चाहिए तो इतना अमाउंट करके लगाइए और इस हिसाब रिटर्न के हिसाब से उस टाइम में ये मिल जाएगा। बच्चे के तो इसके लिए एक अलग SIP होनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चे के मैरिज के लिए, तो मैरिज के लिए मुझे पता है जो 20-25 साल के आसपास में मुझे इतना अमाउंट चाहिए, उसके लिए गोल प्लानिंग अलग होनी चाहिए, उसके लिए एक अलग से SIP होनी चाहिए। एक पेंशन होता है, हमें अपने पेंशन के लिए भी जब हम अर्निंग होते हैं उसी टाइम में हमें अपने पेंशन के बारे में प्लान कर लेनी चाहिए। तो हमें एक पेंशन के बारे में हमें ये नहीं देखना उस शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फंड कैसा परफॉर्म कर, हमारा एक गोल प्लानिंग होनी चाहिए, हमें इस टाइम में ये होनी चाहिए, तो उसके लिए एक अलग जानी चाहिए। सपोज कीजिए कोई आपका ड्रीम कार है, आपको ड्रीम कार लेना, तो यहाँ पे जैसे ड्रीम कार है तो ड्रीम कार के लिए आप अपने को एक इक्विटी में एक्सपोजर दे सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको 5 साल के बाद कोई ड्रीम कार चाहिए, लेकिन अगर उसमें थोड़ा कम भी रिटर्न अगर आ रहा है, इक्विटी में हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल हो उस टाइम में, तो आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो वहां पे हम इक्विटी में एक्सपोजर दे सकते हैं। तो आप हर एक चीज का एक एक SIP गोल प्लानिंग करके लेनी चाहिए, और अगर इस तरीके से गोल प्लानिंग करके अगर आप अपना प्लानिंग करते हैं तो आपका जो टारगेट है वो जरूर अचीव होगा। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था, अगर आपका 7 से 8 साल का टेन्योर है तो मोस्ट प्रोबेबली 99.9% आपको लॉस का कोई चांसेस यहाँ पे नहीं है। तो आपको ये श्योर करना चाहता हूँ, और ये मैं एक सलाह दे रहा हूँ, आपका पोर्टफोलियो कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है, एकोमोडेशन आपका अपना है या रेंटेड है, कोई सोर्स ऑफ इनकम और है कि नहीं है, स्पाउस का इनकम है कि नहीं है, आपके पास अवेलेबल टेन्योर कितना है। इस सब को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है। एक बैलेंस पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होनी चाहिए, गोल्ड भी होनी चाहिए, रियल एस्टेट भी होनी चाहिए। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपको बनाने के लिए अगर हमारी एक्सपर्टाइज की आपको ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको आपके नीड एनालिसिस के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बना के दूं, तो आप लिंक पे जाके कमेंट करेंगे, मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाऊंगा। हमारी पूरी टीम आपको इसके लिए सहायता करेगी। और आपको एक मैं बिगनर के तौर पे प्रयास किया हूँ, जो स्टार्टिंग में आपको शुरुआत में जो म्यूचुअल फंड के लिए नॉलेज चाहिए, अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है तो आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये सब चीज़ नॉलेज ऑलरेडी है, हो सकता है कुछ आपको काम आ जाए, लेकिन मैंने ये प्रयास किया है जो बिगनर के तौर पे हैं उनके लिए बनाने का प्रयास किया है। और मैं 1-2 फंड का नाम लेना चाहूँगा। लोग, जैसे कि मैं बता रहा था, कुछ फंड हाउस ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।